गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी अगली क्लास की शुरुआत करते हैं। अब से पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया, लाइसोसोम के बारे में अध्ययन कर लिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम अध्ययन करेंगे राइबोसोम का। राइबोसोम होते क्या है, ठीक है, या फिर सबसे पहले इनको देखा किसने, ठीक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। राइबोसोम की खोज का श्रेय जाता है क्लाडे को। किसको जाता है? क्लाडे को। क्लाडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा सबसे पहले किसको खोजा? सबसे पहले राइबोसोम को खोजा। और इन राइबोसोम को क्या नाम दिया? माइक्रोसोम नाम दिया। इन्होंने क्या नाम दिया राइबोसोम को? इन्होंने राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? माइक्रोसोम दिया। रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट सेल में किसकी खोज की? राइबोसोम की। किसकी खोज की? राइबोसोम की। अगर प्लेड की बात करें तो प्लेड ने एनिमल सेल में किसको खोजा? राइबोसोम को खोजा, ठीक है। ये तो हो गया इसका इतिहास, यानी खोज किसने की। सबसे पहले किसने देखा? क्लाडे ने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। और क्या नाम दिया? माइक्रोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? माइक्रोसोम नाम दिया। इसके बाद रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट सेल में राइबोसोम की उपस्थिति को बताया, और पैलेट नामक वैज्ञानिक ने एनिमल सेल में क्या बताया? इसकी उपस्थिति के बारे में अध्ययन किया, या फिर इसकी उपस्थिति के बारे में हमें बताया। इसके बाद अगर बात करें उपस्थित कहाँ कहाँ पे होते हैं, अगर इनकी उपस्थिति की बात करें तो ये सभी प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं। ये सभी प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होंगे? ये उपस्थित होंगे। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे भ्रूण की कोशिकाएं, ठीक है, भ्रूण कोशिकाएं हो गई। इसके अलावा वे कोशिकाएं जिसको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उन कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। अगर नॉर्मली बात करें यीस्ट में, किसमें? नॉर्मली अगर यीस्ट में बात करें तो यीस्ट में लगभग 2000 से इसकी संख्या 20,000 तक हो सकती है। यीस्ट में इसकी संख्या कितनी हो सकती है? यीस्ट में इसकी संख्या लगभग 2000 से लेकर 20,000 के आसपास तक उपस्थित हो सकती है। इसके अलावा संख्या कहाँ कहाँ पे? भ्रूण कोशिकाओं में, या फिर वे कोशिकाएं जिनको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वहाँ पे राइबोसोम की संख्या क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की बात करते हैं। तो राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम। कितने कितने होते हैं? एस का मतलब होता है संवेद वर्ग इकाई। एस का मतलब क्या होता है? संवेद वर्ग इकाई। एस का मतलब क्या है? यहाँ पे संवेद वर्ग इकाई है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे राइबोसोम होते हैं और कितने यूनिट के होते हैं? 70S यूनिट के होते हैं। कितने यूनिट के होते हैं? 70S यूनिट के होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में ये बड़े होते हैं तथा 80S यूनिट के होते हैं। ये जो 70S और 80S जो है, S का मतलब होता है संवेद वर्ग इकाई। और राइबोसोम जो है इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। तो इनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए इनको निकालकर इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और उसके बाद इसका जो अवसादन जो गुणांक होता है, उसको मापने की जो इकाई होती है वो होती है संवेद वर्ग। ये क्या होती है? अवसादन गुणांक मापने की इकाई। अवसादन गुणांक मापने की इकाई क्या है? संवेद वर्ग। यानी अवसादन गुणांक को किस में मापते हैं? संवेद वर्ग में मापते हैं। अवसादन गुणांक क्या होता है? जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब क्या निकलता है? अवसादन गुणांक निकाला जाता है, ठीक है। ये जो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कितने सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं? 2 से। कौन कौन से? 50S और 30S, 50S और
30S प्रकार की 2 सब यूनिट इसके अंदर क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। और जो 70S जो राइबोसोम होता है, इसका जो अणुभार होता है उधर 2.7 × 10⁶ डाल्टन। कितना होता है? 2.7 × 10⁶ डाल्टन के आसपास इसका क्या होता है, अणुभार होता है। ठीक है। अगर बात करें इसकी जो दोनों की दोनों सब यूनिट्स जो होती हैं, ये देखिए, ये 50S है, ये क्या है, 30S है, ये 50S और ये क्या है, 30S। इसका जो टोटल जो अणुभार है वो है 2.7 × 10⁶ डाल्टन। लेकिन अगर केवल 50S की बात करें, केवल क्या करें, अगर केवल और केवल 50S की बात करें तो 50S का होता है 1.8 × 10⁶ डाल्टन। कितना होता है? 1.8 × 10⁶ डाल्टन इसका अणुभार होता है। अगर 30S की बात करें तो इसका होता है 0.9 × 10⁶ डाल्टन। इसका कितना होता है? 0.9 × 10⁶ डाल्टन क्या होता है, इसका अणुभार होता है। ठीक है। और ये दोनों जो सब यूनिट हैं 30S और 50S, ये जो दो हैं, ये दोनों की दोनों मैग्नीशियम आयन किसके द्वारा, मैग्नीशियम आयन से क्या होती हैं, जुड़ी होती। मैग्नीशियम आयन के द्वारा क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होती है तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। और जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अत्यधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, तो जो इनका ये जो अणुभार है ये क्या हो जाता है, लगभग दुगना हो जाता है। अणुभार क्या हो जाता है, लगभग दुगना हो जाता है। और जबकि 80S की बात करें, 80S प्रकार का जो राइबोसोम है ये पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल में। किसमें पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। और इसकी सब यूनिट होती हैं 60S और 40S, 60S और 40S। ये दोनों भी किसके द्वारा, Mg+ आयन के द्वारा। किसके द्वारा? Mg+ आयन के द्वारा एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। साथ में इसका जो टोटल जो भार होता है, इसका जो टोटल जो अणुभार होता है ये होता है 4.0 × 10⁶ डाल्टन। 4.0 × 10⁶ डाल्टन के क्या होता है, आसपास होता है। लेकिन अगर बात करें केवल 60S की, केवल किसकी बात करें, 60S की बात करें तो इसका होता है 3 × 10⁶ डाल्टन। कितना होता है? 3 × 10⁶ डाल्टन होता है। और जो इसकी छोटी उप इकाई है, जो स्मॉल सब यूनिट है, इसका होता है 1.5 × 10⁶ डाल्टन। ये हो गई इसके अणुभार की बात। किसकी बात हो गई? इसके अणुभार की बात हो गई। अगर बात करते हैं 70S के साइज की बात करें, किसकी बात करें, ये जो हमारे पास जो ये है 70S। ये क्या है? 70S। और ये क्या है? 80S है। ये क्या है? 80S। अगर 70S के साइज की बात करें तो 70S जो है इसका साइज होता है, इसका जो व्यास जो होता है लगभग 200 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? लगभग 200 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो इसकी ऊंचाई या फिर चौड़ाई की बात करें तो लगभग होता है 290 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 290 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाले 80S की बात करें तो इसका जो साइज जो होता है, इसका जो व्यास जो होता है ये लगभग होता है 240 एंगस्ट्रॉन। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो जो इसकी लंबाई जो होती है वो होती है लगभग 300 से 340 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर इनकी उपस्थिति की बात करें, किसकी बात करें? उपस्थिति की, तो जो 70S जो राइबोसोम है, 70S जो राइबोसोम है ये लगभग सभी प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? 70S राइबोसोम की। किसकी हो रही है? 70S। और जो 80S राइबोसोम होता है ये लगभग सभी यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? 80S। अगर 80S राइबोसोम की बात करें
तो सभी यूकेरियोटिक सेल में क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, इनकी जो सब यूनिट जो होती हैं, इनकी जो सब यूनिट जो होती हैं, जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती हैं, जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती हैं, जैसे 60S और 50S, 80S की तो हो गई 60S, 70S की हो गई 50S। ये जो इनकी लार्जेस्ट जो सब यूनिट होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। किससे अटैच्ड होती हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। यानी जो इसकी उपस्थिति जो पाई जाती है, जो ईआर के ऊपर जो होता है, तो ये क्या होती हैं, जो बड़ी जो उपिकाइयाँ जो होती हैं वो सीधे के सीधे किससे कनेक्ट होती हैं? ईआर से जुड़ी हुई होती हैं। और इसके साथ में जो छोटी उपिकाइयाँ होती हैं किसके साथ जुड़ी होती हैं? बड़ी उपिकाई के साथ। या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे ये जो उपिकाइयाँ हैं 70S और 80S ये हैं, माना यहाँ से क्या जा रही है, कोई ईआर जा रही है। क्या जा रही है? ईआर। ये क्या है? ईआर है। तो ईआर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? लार्ज यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिट के साथ क्या जुड़ी हुई है? स्मॉलेस्ट यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, यही तो हमने लिखा है कि 60S एंड 50S सब यूनिट इज अटैच्ड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ईआर की जो बाह्य जो संरचना होती है उसके साथ लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है? दोनों की जुड़ी होती है, वो 60S हो या फिर 50S हो। तथा दूसरी लाइन देखो, स्मॉलेस्ट सब यूनिट इज अटैच्ड टू द लार्जेस्ट सब यूनिट। दो जो छोटी उपिकाई होती है, जो क्या है, छोटी जो उपिकाई है वो किसके साथ जुड़ी होगी? बड़ी उपिकाई के साथ जुड़ी होती है। और दोनों जुड़ी किससे होती हैं? मैग्नीशियम आयन से। किसके साथ में? मैग्नीशियम आयन के साथ क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो मैसेंजर आरएनए जो होती है वो छोटी सब यूनिट से जुड़ा होता है। जो मैसेंजर जो आरएनए है, जो क्या है, मैसेंजर जो आरएनए है वो पाया जाता है इन दोनों की छोटी सब यूनिट में। किसमें? छोटी सब यूनिट में। जबकि जो ट्रांसफर आरएनए है, जबकि क्या है, जो ट्रांसफर आरएनए है वो पाया जाता है इनकी बड़ी सब यूनिट में। किसमें पाया जाता है? बड़ी सब यूनिट में। अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहीं पे बात करें तो माना ये किसी भी राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट है और ये छोटी सब यूनिट है। तो जो बड़ी सब यूनिट है, जो क्या है, बड़ी सब यूनिट है, इसके साथ तो जुड़ा होगा टीआरएनए। क्या जुड़ा होगा? ट्रांसफर आरएनए। और जो छोटी है इसके साथ क्या जुड़ा होगा? एमआरएनए। क्या जुड़ा होगा? एमआरएनए। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये तो क्या हो गई? लार्ज यूनिट, बड़ी इकाई। और ये क्या हो गई? छोटी उप इकाई। बड़ी के साथ में कौन जुड़ा होता है? टीआरएनए। छोटी के साथ कौन जुड़ा होता है? एमआरएनए जुड़ा होता है। ठीक है, और एक जो राइबोसोम जो होता है, एक राइबोसोम के अंदर दो क्या पाए जाते हैं? दो टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक राइबोसोम में दो टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या करता है? एक तो करता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का वहन करता है। क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का वहन करता है। और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का वहन करता है उसको बोलते हैं पी साइट। क्या बोलते हैं? पी साइट बोलते हैं। जबकि जो दूसरा वाला जो होता है वो किसका करता है? जो दूसरा वाला जो होता है वो करता है एमिनो एसिड का। वो किसका करता है? एमिनो एसिड का करता है। तो इसे बोलते हैं ए साइट। इसको क्या बोलते हैं? ए साइट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या देखा हमने कि जो राइबोसोम जो है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S और 80S होता है। 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। और यूकेरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उसके हरितलवक में पाया जाता है। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके बाद जो 80S जो राइबोसोम है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो कंप्लीटली किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। अगर इसकी स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है, वैसे ही यूकेरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। और किस रूप में भी पाया जाता है? साथ में ये ईआर के ऊपर उपस्थित होता है। हम आगे पढ़ेंगे। ईआर दो प्रकार की होती हैं, RER और SER, स्मूथ और रफ। तो ये क्या पाया जाता है? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका के ऊपर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के।
अगर इनकी रासायनिक संरचना की बात करें या फिर इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो जो आरएनए होता है, जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। और ये जो राइबोसोमल आरएनए, इसके अंदर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। देखिए कैसे बात करते हैं इसकी रासायनिक संगठन की बात करें, ठीक है ना। तो पहला है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो यूकैरियोटिक जो सेल हैं, जो क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल है, इनमें 3 टाइप ऑफ आरएनए होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। 28S, 80S एंड 5S। 28S, 80S एंड 5S प्रकार का होता है। और जो प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, इसमें भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का ही होता है आरएनए। इसमें कितना होता है? 23, 60 एंड 5S। कितना होता है? ये इनके अवसादन गुणांक के रूप में इनको क्या किया गया है? बांटा गया था, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है? 80S। और प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? 70S राइबोसोम, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 80S राइबोसोम होता है, उसके अंदर जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है, 28S, 18S और 5S। और जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें भी 3 प्रकार का होता है, 23, 16 और 5S प्रकार का होता है, ठीक है। अब ये जो इसकी जो 28S है, ये पाया जाता है लार्ज सब यूनिट में, लार्जेस्ट सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। और जो 23S है, ये भी किस में पाया जाता है? लार्जेस्ट सब यूनिट में। और इसकी लार्जेस्ट सब यूनिट कितनी होती है? 50S। कितनी होती है? 50S। और इसकी लार्जेस्ट सब यूनिट कितनी होती है? 16S। कितनी होती है? 16S। और जो बाकी जो शेष बच गए, जैसे यहाँ पे 18S और 5, अब इसके जो बीच में जो बच गए देखो, 18S और 5S और 16S और 5S, जो ये वाले हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इनके किसमें? ये सारे के सारे पाए जाते हैं इनके किसमें? जो स्मॉल सब यूनिट हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट में पाए जाते हैं। और इसकी स्मॉल सब यूनिट कितनी है? ये यूकैरियोटिक की तो है 40S और इसकी है 30S, ठीक है। ये था हमारा राइबोसोम का रासायनिक संगठन। इसके अलावा राइबोसोम के अंदर एक चीज और पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइबोसोमल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइबोसोमल प्रोटीन। और जो राइबोसोम जो पाया जाता है, इसके अंदर लगभग जो राइबोसोमल जो प्रोटीन जो होता है, तो राइबोसोमल जो प्रोटीन होता है, तो ऐसा पाया गया था कि राइबोसोम के अंदर लगभग 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कितने? 50 से 55 प्रकार के क्या प्रेजेंट हैं इसके अंदर? इसके अंदर 50 से और 55 प्रकार के क्या हैं? प्रोटीन उपस्थित हैं या फिर विलगित हैं। इसके अंदर आइसोलेट होते हैं राइबोसोम के अंदर। इसकी जो छोटी सब यूनिट जो होती है, इसकी क्या होती है? लगभग जो छोटी सब यूनिट होती है, इसके अंदर तो पाए जाते हैं इसकी स्मॉल सब यूनिट में। इसकी स्मॉल सब यूनिट में पाए जाते हैं लगभग 21 प्रोटीन। और जो लार्ज सब यूनिट है, जो क्या है? लार्ज सब यूनिट है, उसके अंदर पाए जाते हैं लगभग 35 प्रोटीन। क्या पाए जाते हैं? लगभग 32-35 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या थी?
राइबोसोम की रासायनिक संरचना थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, राइबोसोमल आरएनए पढ़ा और राइबोसोमल प्रोटीन पढ़ा। अगर कार्य की बात करें तो हम अब से पहले ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तभी तो हमने बताया था कि जिन कोशिकाओं को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ पे राइबोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, स्वतः ही ज़्यादा हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे, राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था पी साइट, ए साइट, टी साइट, अभी आगे आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। आज की क्लास के अंदर हमने राइबोसोम को बड़े अच्छे से पढ़ा। राइबोसोम की संरचना में हमने पढ़ लिया 70S 80S कौन सी ER के साथ जुड़ी होती है, इसकी लार्ज जो सब यूनिट होती है वो ER के साथ जुड़ी होती है, और लार्ज के साथ कौन जुड़ी होती है, छोटी जुड़ी होती है। छोटी और जो बड़ी सब यूनिट दोनों किसके द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि इसकी जो छोटी और जो बड़ी सब यूनिट हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, संलयित होती हैं। क्या होती हैं, संलयित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो उप इकाइयाँ हैं, जो मैसेंजर आरएनए है, जो mRNA है, वो तो पाया जाता है छोटी उप इकाई में। जो mRNA यहाँ पे क्या पाया जाएगा, छोटी में mRNA, यहाँ पे लिख देता हूँ, mRNA छोटी में पाया जाता है और बड़ी में पाया जाता है tRNA। बड़ी में क्या पाया जाता है, tRNA। और एक राइबोसोम में 2 tRNA होते हैं। एक राइबोसोम में कितने tRNA होते हैं, 2 tRNA होते हैं। एक तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या करेगा, वहन करेगा, और एक करेगा एमिनो एसिड का। तो पॉलीपेप्टाइड वाले को तो बोलेंगे पी साइट और एमिनो एसिड वाले को बोलेंगे ए साइट। ठीक है, यहीं पर इसी के साथ अपनी क्लास की क्या होता है, समापन होता है। धन्यवाद।